साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। आपकी सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इन 2 सालों को? देखिए, ये 2 साल हिंदुस्तान के तारीख में सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा जी। क्योंकि 2 साल पहले जब सरकार आई थी तो उस वक्त बहुत निराशा थी लोगों में। भ्रष्टाचार हो रहा था, सब जगह कांग्रेस का राज था। लोगों ने एक उम्मीद के साथ पहली बार एक नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। और पूर्ण बहुमत में ये पहली सरकार है जिस पर हमारे विरोधियों ने भी भ्रष्टाचार, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया है। ये सरकार के बारे में 2 परसेप्शन था। जब ये नरेंद्र भाई आ रहे थे तो कहा जा रहा था गुजरात के बारे में, गुजरात विकास कर रहा है। कुछ लोग गुजरात मॉडल को अलग तरह से पेश करते थे डराने के लिए जी। खासकर अक़लियतों को कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनका हिंदुस्तान में रहना मुश्किल होगा, और तरह तरह की बातें फैलाई जाती थी। लेकिन इन 2 सालों के अंदर कांग्रेस के विरोध के बावजूद, कांग्रेस के हर्डल के बावजूद, हर काम को रोकने के बावजूद सरकार ने 2 साल में एक अच्छा काम किया। आज जीडीपी बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास के नारे पर सरकार चल रही है। जनधन योजना सफल हुई है। आज इस सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के जरिए हर गरीब के घर में गैस पहुंचा दी है जी। और पूरे मुल्क में कहीं दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, मिलकर लोग रह रहे हैं। पूरे दुनिया में भारत की और भारत की सरकार की साख बनी है। और जहां बेयकीनी का दौर था उसमें यकीन पैदा हुआ है। जहां लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या होगा, उस पर लोगों का यकीन बना है। अभी भी आसाम के अंदर बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। नॉर्थ ईस्ट जो हर बार वहां पर भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन कई जगह होते थे, वहां यकीन बढ़ा है। और यही नतीजा है कि हम कह सकते हैं 2 साल सुनहरे साल भारत सरकार के जी। असम की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर आपको वहां पर जीत मिली है, वहां आपने सरकार बनाई है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की हम बात करें तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट जो है 30% है। अगर हमारे गठबंधन के साथ हमारा वोट, हमने गठबंधन किया जी, उनके साथ गठबंधन नहीं है, इसलिए वो तर्क दे रहे हैं कांग्रेस के लोग जी। उनको उनका वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ, उनको मुबारक हो जी। ऐसे ही वो बढ़ाते रहें और हारते रहें। हम जीत गए हैं, 2/3 बहुमत हुआ है। कोई कांग्रेसी ये तर्क कैसे दे सकता है? मेरे समझ से परे है। हम अगर वो ज्यादा सीटों पे लड़े तो इसलिए परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको जी। हम अगर गठबंधन के साथियों के साथ लड़े तो हम तो उनसे बहुत आगे हैं जी। ये तो कांग्रेस के थोथे तर्क है जो कांग्रेस टेलीविजन पर बहुत बेशर्मी के साथ उस दिन दे रही थी। वेस्ट बंगाल में भी आपने बहुत प्रचार किया, आप भी व्यक्तिगत तौर पर वहां पर आपने समय गुजारा है। फ्लाईओवर जब गिरा, आपने भ्रष्टाचार की वहां बातें करी, सारा माहौल बनाया। लेकिन वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसे, वेस्ट बंगाल में हमने नींव बना ली है जी। उसी घर में कोई रहने जाता है जिसकी नींव मजबूत हो जी। हमारा तो कोई घर ही नहीं था, एक विधानसभा थी हमारी, वो भी बाई इलेक्शन में आई थी। जनरल इलेक्शन में हम 0 थे। तो हम इतनी सीटें बढ़े हैं तो 400-500% बढ़ गए। अगर आप कांग्रेस वाले तर्क हम आपको दे दें जी। तो हमारी विधानसभा में ताकत कितनी बढ़ गई? सैकड़ों गुना, मतलब 1 सैकड़ों नहीं, कई सैकड़ों गुना बढ़ गई। लेकिन बंगाल में हमने पहली बार से ज्यादा वोट विधानसभा की तुलना में लिया है। ममता जी पर विश्वास बढ़ा है क्योंकि आज भी लोग कम्युनिस्ट से डरे हुए हैं। ममता जी का जीतने से उनका शारदा और नारदा खत्म हो गया ऐसा नहीं है जी। लेकिन लोगों को कम्युनिस्टों से ज्यादा डर लगता है, तो उन्होंने वोट किया ममता जी के लिए। ममता जी की आंधी में भी अगर कोई एक पार्टी बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ी। तो आपने नींव बना ली है, बिल्डिंग अभी बनाएंगे? हाँ, हमने ये चुनाव हमारी नींव के लिए था, केरल और बंगाल का चुनाव जी। जिस तरह केरल में एक भी विधानसभा में हमारी एंट्री नहीं थी जी। और आपको ताज्जुब होगा, ये केरल में अगर कांग्रेसियों के उसी तर्क से दें तो हमने ज्यादा वोट पाया है कांग्रेस से जी।
जहां वो सरकार में थे, क्योंकि हमने वो गठबंधन में थे, हम अपने दम पर भी उनसे आगे निकल रहे हैं जी। अगली सरकार केरल में भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे रोका था, 2 बांध बने थे जी। एक बांध कांग्रेस का, एक कम्युनिस्टों का। एक तोड़ देते थे तो दूसरा रोक देता था, कमल को नहीं घुसने देना। अब हमने छेद बना दिया है और उसके जरिए कमल हमने विधानसभा में एक और राजगोपाल जी के जरिए पहुंचा दिया है जी। और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। भविष्य की पार्टी, मुकाबला अगला जो होगा वो एलडीएफ वर्सेस एनडीए होगा। वहां जी। कांग्रेस कहीं रहेगी नहीं। केरला कांग्रेस मुक्त हो गया है, जी। आसाम कांग्रेस मुक्त हो गया है और कांग्रेस के जहाज पे जो 2 साथी बैठे थे वो भी डूब गए। यानी केरल बंगाल में कांग्रेस ऐसी हो गई है कि जो उसको छूता है वो आधा हो जाता है। जी। आपने सुना था कि महाभारत काल में, वो इसमें रामायण काल में लोग कहते हैं जी। कि बाली जिसको देख लेता था उसकी आधी ताकत ले लेता था। जी। तो आज हालत ये हो गई है कि ये नेगेटिव बाली है। कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसकी आधी ताकत तो बीजेपी के साथ आ जाती है। 2014 में जो मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, आप उसकी तरफ अग्रसर हैं। अब पहाड़ों पे बच गई। देखिए, हिमाचल की चोटी पे है, जी। उत्तराखंड की चोटी पे है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ पहाड़ों पर दिख रही है, जमीन में एक जगह कर्नाटक में है। वो भी कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर नहीं है, जी। जेडीएस से आए हुए कांग्रेस में शामिल व्यक्ति चीफ मिनिस्टर हैं उनके। तो कांग्रेस मुक्त भारत एक तरह से हो रहा है। और 2019 से पहले हम ये मान के चलें कि जो आपका ये मिशन है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें आप पूरी तरह से सफलता पा लेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम जरूर इस देश के लोगों को कांग्रेस से मुक्त कराएंगे। अंग्रेजों से मुक्त कराने में बहुत साल लगे, जी। लेकिन कांग्रेस से मुक्त कराना भी हमारा फर्ज है, उससे कराएंगे। 2014 में आप सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ आए और अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर आप आए, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अच्छे दिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी, उनको तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि उनके लिए तो हमने वादा नहीं किया। कांग्रेसियों के अच्छे दिन या हमारे विरोधियों के कहां से आएंगे? अच्छे दिन उनके आए हैं जो चूल्हे से धुआं फूकते और लकड़ी पर खाना बनाते। उससे जो सिगरेट में तो आप प्रचार करते हैं कि साहब डेंजरस है हेल्थ के लिए, चूल्हे का धुआं कितना हेल्थ के लिए डेंजरस है। आज उनके घर में धुआं हटा के क्लीन गैस पहुंच रही है, जी। तो उनके तो अच्छे दिन आ गए। और कांग्रेस और इनके उम्मीद चूल्हे में चले गए कांग्रेसियों के, तो इनके अच्छे दिन कहां से आएंगे? अच्छे दिन उनके आगे जिनकी जीडीपी बढ़ रही है। अच्छे दिन वहां आगे जो रोड के सेक्टर में रोड करी, मिस्टर रोड करी कहते हैं उनको, इतना काम कर रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में भी कहे जाते थे गडकरी की जगह रोड करी, आज रोड करी उनको कहा जा रहा है। जगह जगह रोड का जाल बिछ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। विरोधी आपके कहते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता त्रस्त है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई तो कांग्रेस के लिए हो गई है, बड़ी महंगी पड़ गई है उसको। चुनाव जो है जी। एक एक सीट महंगी पड़ जाती जी। है। अभी उन्होंने कहीं पर उन्होंने बंगाल में तो एफिडेविट पर साइन करवाया जी। कि कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी हालत यह है कि उनको मालूम है कि कांग्रेस पे एक डूबता जहाज है, जो बैठेगा वही डूब जाएगा। जी। तो हमारे यहाँ गरीबी कम हो रही है, स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। कहाँ कम हो रही है? दाल के जो रेट है वो बहुत ऊपर दाल पहुंच गए। दाल के रेट कम होंगे, एक दिन में दाल बनती नहीं। जी। और रोड बन सकता है तेजी से, लेकिन दाल बनाने में समय लगता है। जी। तो उसको कम करेंगे। सरकार ने पॉलिसी बनाई, किसानों के लिए हम लोगों ने किसान फसल बीमा कर दिया है। जी। आज यूरिया के लिए जहां रोज लाठीचार्ज होता था, यूरिया नीम कोटेड यूरिया दे दिया, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, जी। तरक्की हो रहा है देश में। तो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो दिन रात देश के लिए क्या नया करूं, क्या करूं, इस भारत माता पे क्या निछावर करूं, ये ख्वाब लेकर वो काम करते हैं। तो एक बड़ी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें, जो आपके विरोधी हैं वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि पहले जैसे कांग्रेस में इंदिरा गांधी का मतलब कांग्रेस होता था, कांग्रेस का मतलब इंदिरा गांधी होता था, इसी तरीके से कुछ तानाशाह वर्ड कह सकते हैं कुछ भी। आज ये हालात है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी हैं,
नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है, वहीं तक पार्टी सिमट के रह गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास अपना झंडा है जी उस पे कमल का निशान है, जी वो हमारी पहचान है। जी और हमारे पास एक नेता है नरेंद्र मोदी, जी जिनका आकर्षण आज भी है। कोई भी सर्वे कीजिए, सबसे लोकप्रिय है। हम अपने नेता का नाम यूज न करें तो राहुल गांधी जी का करें। जी और उनके पास दिक्कत यह है, हम अपने नेता का चेहरा दिखाते हैं, वोट स्विंग ऊपर की तरफ जाता है। जी कांग्रेस जैसे ही राहुल गांधी जी का चेहरा दिखाती है, वोट ऐसे स्विंग नीचे की तरफ जाता है। तो हमारा सौभाग्य है कि मोदी है, उनका दुर्भाग्य है कि उनके पास राहुल गांधी है। तो इसलिए हम मोदी जी का नाम लें, हमारे पार्टी के नेता हम 1000 बार लेंगे। जी दूसरे को क्या दिक्कत है? जब बीजेपी को दिक्कत नहीं है तो किसी और को क्या दिक्कत हो सकती है? जी मान लीजिए प्राइम न्यूज पर अगर संपादक इसके जो तय करेंगे वो चलेगा, जी बीजेपी में जो हम लोग तय करेंगे वो चलेगा। दूसरे को क्या प्रॉब्लम है? तो पूरी तरह से लोकतंत्र बहाल है, वहां कोई एकदम तानाशाह जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब फॉर्मूला है। बिहार के अंदर शाह तानाशाह करके नारा लगाया था उन लोगों ने, हमारे विरोधियों ने। जी नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक हैं, सब साथियों से बात करते हैं, जी एक फैसला लेते हैं, सब साथियों का उसके अंदर मुहर लगाते हैं, तब उस फैसले को अमल करते हैं। अगर बिहार की, जैसे अभी आपने बात करी, बिहार के बारे में ऐसा कुछ कहा जा रहा है, आपके विरोधी कहते हैं कि अगर वो वहाँ पाकिस्तान के इस तरीके के नारे न लगे होते, बीफ की बात नहीं होती, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। अब देखिए, कोई कह दे बारिश न हुई होती, ये न हुआ होता, हारने के तो 1000 कारण होते हैं। जी अगर हमें यही मालूम होता तो हम हारते क्यों? जी तो हारने के अनेक कारण होते हैं और जीतने के भी अनेक कारण होते जी हैं। उनमें कुछ प्रमुख कारण होते हैं। बिहार में वो दोनों का, लालू जी नीतीश जी का गठबंधन हुआ, दोनों का वोट जुड़ गया। हम अगर लोकसभा में भी वो दोनों जुड़ के लड़ते तो लड़ाई ज्यादा हो जाती। जी लोकसभा की अगर हम बात करें, 2014 में मोदी वेव थी पूरी तरीके से। ऐसे ऐसे लोग सांसद बने जो शायद खुद भी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आपके मन में कहीं ऐसी कोई टीज है कि आप ऐसे माहौल में भी चुनाव हार गए? देखिए, हम विपरीत परिस्थिति में जीते, इस बात का गर्व है। जी और मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर के नाते 15 दिन तो मैं टिकट के बंटवारे में, पार्टी के काम में लगा रहा, मीडिया टेलीविजन फेस करने में। चुनाव में भी मैं 10-12 दिन बाहर निकला। मुझे भी नहीं अंदाजा था कि इतने वोट से रह जाएंगे, लेकिन दुष्प्रचार हुआ। जी तरह तरह का बयान मेरे खिलाफ दिया गया और नरेंद्र मोदी जी को रोकना है तो शाहनवाज को रोकना है, ऐसा प्रचार किया गया। जी तो हमारी कम्युनिटी के मन में शंका पैदा किया गया। फिर भी नीतीश कुमार जी अलग हुए तो मैं पिछले बार से 1.5 लाख वोट ज्यादा लाया। जी बिहार में 2 तरह के रिजल्ट थे, 32 में 31 जीते और थर्ड फेज में 8 की 8 बीजेपी हार गई थी। जी यानी जी। ये पक्ष किसी ने देखा नहीं जी। और सब लोग लाख से ऊपर वोट से हारे। मैं सिर्फ 4500 वोट और आ जाता जी तो मैं पार्लियामेंट में होता। तो ये पार्लियामेंट को मिस तो करता हूँ, जी लेकिन हमारे और साथी नरेंद्र मोदी की टीम में कैबिनेट में काम कर रहे जी। हैं, हम अमित शाह जी की कैबिनेट में काम कर रहे हैं संगठन का। जी। तो कोई टीस नहीं है। जिस लेकिन- तरह हम अमित शाह जी की टीम में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो आदेश मिलता है जाते हैं जी जगह जगह। देखिए, तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में, आसाम के अंदर सब जगह हमने पार्टी का जम के प्रचार किया और जितना पार्टी ने काम दिया उस काम को करते हैं। जो आपके विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी खुश है, सरकार खुश है, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं उदास हैं। कहाँ उदासी दिखती है मेरे चेहरे कहीं से? क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में आपने बहुत अहम रोल अदा किया था। देखिए, अब की ये बार भी सही है। स्मृति ईरानी भी चुनाव हारी, अरुण जेटली साहब भी चुनाव हारे, चौधरी वीरेंद्र जी को राज्यसभा भेजने से पहले मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस अहम भूमिका में नहीं लाया गया। देखिए, भूमिका हमारी संगठन की पार्टी है। जी अमित शाह जी मंत्री हैं क्या? राम माधव जी मंत्री हैं क्या? रामलाल जी इतने बड़े नेता हैं, मंत्री हैं क्या? जो मंत्री है वही बड़ा नेता है, ये अन्य पार्टी के लोग समझते होंगे। बीजेपी में अमित शाह जी की टीम में काम करना भी कोई छोटी बात नहीं है और मैं उसको कर रहा हूँ। मुझे कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। जी 32 की उम्र में यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर जी। था। 6 मंत्रालय मैंने चलाए हैं। 15 साल पार्लियामेंट में लगातार 13वीं 14वीं 15वीं लोकसभा के अंदर रहा हूँ।
पार्टी का प्रवक्ता हूँ, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ। पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव होता है तो मैं प्रवक्ता भी हूँ, वक्ता के तौर पर भी पार्टी हमारा उपयोग करती है और पार्टी पूरा प्यार करती है। पार्टी के लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जो काम मिलता है उसको करेंगे। हार जीत क्या होता है? हमारे नेता अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। तो अगर एक चुनाव में भागलपुर के लोगों ने ये मौका नहीं दिया, तब भी मैं भागलपुर की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी अभी मिली है, वेंकैया नायडू को अभी बधाई देके आपको इंटरव्यू देने आया हूँ। तो लगा रहता हूँ, जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी, समाज ने दी, मेरा जिंदगी का मिशन है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, उस मिशन को पूरा करता रहता हूँ। बिल्कुल। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और कद्दावर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्राइम न्यूज़ में। 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तब एक और वादा किया गया था, काला धन वापस आएगा और हर भारतीय के अकाउंट में लगभग 15 लाख रुपए जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं वो रुपए कहाँ हैं? अभी तक किसी के अकाउंट में आए नहीं। देखिए, लोग पूछ रहे हैं, ये सही पूछ रहे हैं। हमसे कोई कहे 15 लाख के अकाउंट में आएंगे, मान लीजिए हम राहुल गांधी के अकाउंट में दें और वो बैंकॉक घूमने चले जाएं, ये तो हमने नहीं कहा था जी। हमने कहा काला धन वापस आएगा, हर व्यक्ति के ऊपर 15 लाख का खर्च होगा। ये कहा था कि जो आदमी कोई काम नहीं करे, घर में बैठा हुआ है, सीधे मोदी जी का 15 लाख रुपया आ गया, चलो अब घुमा फिरा जाए, टूरिज्म किया जाए, इसके लिए तो नहीं कहा था। गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रोड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रति व्यक्ति अगर आप जोड़ लेंगे भारत सरकार के बजट को, तो नरेंद्र मोदी की सरकार 15 लाख से ज्यादा प्रति व्यक्ति पर 5 साल के अंदर खर्च कर देगी जी। ये हमने कहा है। और जो काला धन है वो आएगा और आ भी रहा है जी। आज देखिए कितनी सख्ती है, देश के अंदर भी आसान नहीं है जी। 10 लाख रुपया ले जाके और शॉपिंग करके आ गए मॉल से, आसान नहीं है। पैन नंबर देना पड़ेगा जी। जैसे आप 70,000 90,000 से ऊपर जाएंगे बताना पड़ेगा जी। ये देश के अंदर काला धन खत्म हो रहा है जी। और बाहर से भी काला धन आएगा, तो हमने जो वादा किया पूरा कर रहे हैं जी। अभी आपने असम में सरकार बना ली है, पश्चिम बंगाल में आपने नींव बना ली है, अगला जो सबसे बड़ा लक्ष्य है आपके सामने 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं। बस मायावती जी और मुलायम सिंह जी मुक्त यूपी बनाना है। क्या कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं जी। क्या वहाँ पे दिक्कत ये है कि आज जो सरकार है वो लोगों के बीच में बहुत उम्मीद से आई थी जी। अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, एक साथ 13वीं लोकसभा में वो भी आए, हम भी आए जी। वो बने तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अखिलेश जी को काम कहाँ करने दे रहे? इतने अंकल बैठे हैं जी, शिवपाल अंकल, आजम अंकल, ये अंकल सारे तो अंकल बैठे जी। तो किसी अंकल जी ने तो काम करने नहीं दिया उनको जी। तो आज जो ड्रीम के साथ वो गए थे वो कहाँ पूरा हो रहा है जी। अगर जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, जो मुलायम सिंह जी के जमाने में मंत्री थे, वो कहते कि नहीं हम इस मंत्रिमंडल में नहीं संगठन का काम करेंगे, तो अखिलेश जी से मुझे बहुत उम्मीद थी जी। लेकिन मैं बहुत निराश हुआ हूँ यूपी के हालात देख के। क्या हालात हैं यूपी के? एकदम कुछ नहीं है। अपराधी जो है वो साइकिल दौड़ा रहे हैं, कुछ है नहीं वहाँ। लेकिन वो कह रहे हैं, एक खुले मंच से उन्होंने कहा बदायूं में कि 2017 से चुनाव से पहले आपकी पार्टी का नाम लेकर कहा है कि कुछ ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की तैयारियां हो रही हैं। फैज़ाबाद में फुटेज विजुअल सामने आया जहां बजरंग दल के लोगों ने पूरी, वहां पर सारा विजुअल सामने आया, पूरे मीडिया में है। तो कहा ये आपकी पार्टी का नाम लेकर बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की तैयारी कर रही है। वहाँ के सब जनता ने मिलकर, अक़लियतों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है जी। हर तरह के अपराध, दंगे फसाद को रोकने के लिए। बहाना न करें, हुकूमत में है तो दंगा रोकिए, हुकूमत में है तो फसाद रोकिए, हुकूमत में है तो अपराध रोकिए, हुकूमत में है तो बेरोजगारी को रोकिए।
कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ बीजेपी कर देगी। किसने, उनके पास सरकार है जी। या 17 में नहीं है, वो रिजाइन करने वाले हैं क्या? अगर सरकार में है तो आप ये इल्जाम करेंगे कि बीजेपी तैयारी कर रही है, बीजेपी तैयारी कर रही है, ये कहकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं जी। वो डरा रहे हैं, अकलियतों को डरा रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं। बीजेपी यही कह के तो समाजवादी पार्टी हुकूमत में आती थी जी। और क्या किया समाजवादी पार्टी ने? इसके अलावा तो कुछ किया नहीं, सिर्फ फियर फैक्टर। खुदा से डरने वाली कौम को समाजवादी बीजेपी से डरा रही। डरना नहीं है, सबको मिलकर समाजवादी और बसपा को आने नहीं देना है। एक बार बीजेपी की सरकार यूपी के लोग बनाए, हम विकास करके वहां दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है चुनाव जीतने की। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह कहते हैं कि हम हर थाने में 4-5 मुस्लिम सिपाही रखेंगे। सोच देखिए, वो 4-5 मुस्लिम सिपाही से पूरे थाने के हिंदू और मुसलमान की रक्षा करा लेंगे जी। यहाँ राज्यसभा साथ दिया, उसमें तो एक मुसलमान दिखा नहीं मुझे। आज 4 सिपाही लगा देंगे। सिपाही आप लगा देंगे जी। कोई सरकार लगा सकती है सिपाही? ये भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? जब धर्म के नाम पर आप सिपाही की नियुक्ति नहीं कर सकते तो आप ये कहकर भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? जी। रिजर्वेशन तो है नहीं जी। और हिंदुस्तान में सेना और या पुलिस, इसके लोगों पर लोगों का भरोसा है, इसका बंटवारा मत कीजिए। तो समाजवादी पार्टी योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक तनाव पैदा करवाना चाहती है तो होने नहीं देंगे। जानबूझकर वो डर दिखा रहे हैं मन से। वो डर, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता जी। ऐसे हर पहलवान आता है, उसके पास एक दाव होता है। मुलायम सिंह जी खुद पहलवान है जी। हर पहलवान को कहा जाता है इसका एक दाव है, वो किसी को चित कर देगा। अब वो दाव लोग जानते नहीं। तो मुलायम सिंह जी के पास एक ही दाव है, हिंदू और मुसलमान में तनाव पैदा करो और साइकिल पर बैठ के हुकूमत करो जी। तो वो चलने वाला नहीं है। आपकी पार्टी कह रही है राम मंदिर जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं होगा, वो आस्था का मुद्दा है। क्या आपकी आस्था का मुद्दा है वो? देखिए, हमारी आस्था नहीं, इस देश के लोगों की आस्था का मुद्दा है। हमारा आपका सवाल नहीं है जी। ये मामला अदालत में एक जजमेंट हुआ है। हम तो चाहते हैं, मेरी ज़ाती सोच भी रहती है कि अयोध्या हिंदू मुस्लिम तनाव का केंद्र नहीं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का केंद्र बने जी। और दोनों समाज के लोग मिलकर समस्या का हल निकालें। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है जी। इसलिए मामला या तो आपसी बातचीत या सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगा जी। और सबको स्वीकार करना चाहिए। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो आप मानेंगे? हाँ, आपकी व्यक्तिगत राय इसमें क्या है? मैं व्यक्तिगत कहाँ हूँ, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ जी। और मेरी व्यक्तिगत राय तो मैंने पहले बता दी जी। कि वो हिंदू और मुसलमान के यूनाइटी का, एकता का, इत्तेहाद का केंद्र बने अयोध्या। जी। इसके लिए दोनों समाज के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। बहुत हो गया उसके नाम पर झगड़ा लड़ाई। आज भी मैं मानता हूं कि भारत के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ था तो जिन मुसलमानों को जाना था मजहब के नाम पर बंटवारे को कबूल किया, वो चले गए। जी। हमारे आपके बाप दादा ने तय किया ये मादरे वतन है, जी। ये जननी मातृभूमि, हम जिंदा हैं तो यहीं और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। बिल्कुल। और मैं आज कहता हूँ, फख्र से कहता हूँ, अगर कोई इतराज किसी को हो तो वो करे आपके चैनल पर आके जी। कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त और पड़ोसी नहीं मिल सकता। जी। इतना बड़ा मुल्क है, 2 बड़ी कौमें मिलकर रहती हैं, छोटी मोटी एक आध घटना होती होगी कहीं, जी। जहां 100 करोड़ की आबादी और 20 करोड़ की आबादी मिलकर रहती हो, ऐसी कहीं मिसाल नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि जब पेरिस में हमला हुआ, पूरे मुसलमानों के खिलाफ इंटॉलरेंस हो गया उस पूरे फ्रांस में, जी। जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे। वहीं ब्रसल में अटैक हुआ, पूरे मुसलमानों को तंग तबाह कर दिया उन लोगों ने। और उस वक्त नरेंद्र मोदी गए वहां और कहा कि इस्लाम का आतंक से कोई रिश्ता नहीं। ये सऊदी के शाह ने नहीं कहा, ये इस्लामिक देश पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये हमारे आपके प्रधानमंत्री ने जाकर वहां कहा। तो ये सोच है कि भारत के अंदर छोटी मोटी घटना होती है, आतंकवाद की भी घटना होती है, लेकिन हम छोटपुट कुछ लोग होंगे, समाज में हर जगह लोग होते हैं। आपको जरूरत है, चिंगारी लगाने वाले कम होंगे, एक चिंगारी सबको जला देती है। तो हम लगाने वाले नहीं, हम बुझाने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी कह रही है, आप भी कह रहे हैं कि आप विकास के नारे के साथ चुनाव में जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि वो भी जो उन्होंने विकास कार्य कराए हैं उसके साथ समाजवादियों का विकास। तो ये इस फर्क को कैसे हम यूपी के विकास के नारे पे जाएंगे जी।
समाजवादी और बसपाई अपने विकास के मुद्दे पे जाएंगे कि किसने कितना अपना अपना विकास किया, और ये कंपटीशन होता है। बल्कि अगर किसकी सरकार में कितना माल बना। किसानों की अगर बात करें, अभी आप बात कर रहे थे किसानों के लिए बहुत कार्य किया, बुंदेलखंड में बहुत बुरे हालात हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहाँ केंद्र सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। देखिए पूरी मदद कर रहे हैं। अखिलेश जी मिलकर पीएम से गए थे जी। उसके बाद से हम लोगों ने कहा है कि राजनीति कहीं और कीजिए जी, समाजवादियों को जी, कम से कम गरीबों के प्यास पर राजनीति मत कीजिए। जी। उनका कहना यह है कि पानी तो भेजा, लेकिन उन्हें पानी की नहीं टैंकर की जरूरत थी वहाँ पर, कि रेल की पटरी से लोग कैसे पानी लेके जाएंगे। देखिए अगर कोई सरकार इतनी नाअहल हो कि पानी पहुंचे, तो पानी से पानी पहुंचाने के लिए भी उनके पास साधन नहीं हो राज्य सरकार के पास, जी, फिर क्या करेंगे? तो खुदा ही हवा इनका पूरी जनता को इन लोगों ने कहते हैं ना राम भरोसे या खुदा भरोसे ही छोड़ रखा। जी, जी। आप अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में 2 साल में क्या किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए आपकी सरकार? नहीं देखिए हमने, आपको लगेगा जो दर्शक भी सुन रहे होंगे, जब मैं बता रहा हूँ जी, अल्पसंख्यकों के लिए जनधन योजना आई, जी, अल्पसंख्यकों के लिए नितिन गडकरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय सड़क बना रहे हैं, तो क्या उस पर अल्पसंख्यक नहीं चलेंगे? पटरी बिछाएंगे तो अल्पसंख्यक नहीं बैठेंगे। दिक्कत यह है कि देश के लोगों के लिए जो काम किया जाए उसमें क्या अल्पसंख्यक को फायदा नहीं होगा? अगर देश के अंदर इकोनॉमी अच्छी होगी तो क्या अल्पसंख्यक की नहीं होगी? जी। तो हम जो काम कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। क्या लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की इस योजना का लाभ? बिल्कुल, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार मंत्रालय बना हुआ था इसलिए उन्होंने बना दिया। नरेंद्र मोदी जी की सोच में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है ही नहीं। जी, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं बनाते तो उन पर उंगली उठती, जी, इसलिए वो बना हुआ है। लेकिन अल्पसंख्यकों का कल्याण हर विभाग से हो रहा है। जी, क्योंकि इस तरीके की माहौल बनाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही कि जो सरकार है मुस्लिम विरोधी सरकार है, तो आप अगर इसके लिए कुछ कहना चाहें? किसकी विरोधी है? मैं शाहनवाज हुसैन बीजेपी का प्रवक्ता हूँ जी, और ये सरकार मुस्लिम विरोधी है और मुझे ही आपसे बातचीत करने के लिए ऑथराइज किया गया है। जी, कहाँ से ये जमाने पुराने बाबा आदम के जमाने की बातें की जा रही हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी न कल मुस्लिम विरोधी है थी, न आज है, न आने वाले दिनों में होगी। मुझे जिस दिन लगेगा मेरी पार्टी मुस्लिम विरोधी है उस दिन मैं काम नहीं करूंगा। 2017 के चुनाव में क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी देगी? देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस पे विचार नहीं किया जी, लेकिन संभावना है दे भी सकते हैं या सामूहिक नेतृत्व में लड़ भी सकते हैं। क्या मानते हैं किस पार्टी से आपका चुनाव होने जा रहा है? लड़ाई, जी, देखिए लड़ाई तो ये दोनों हैं ही। कांग्रेस नहीं है क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई है। जी, कांग्रेस में राहुल गांधी, अब कांग्रेस के विचारधारा पर भरोसा नहीं है, पीके के विचारधारा पर भरोसा है। अब देखिए पीके की सलाह पर पंजाब भी है, पीके की सलाह पर यूपी भी है। जी, अब उनका पीके क्या कमाल करता है? अभी तक तो एक पत्थर चला दिया और लग गया निशाने पर तो कह दिया बिहार जिता दिया। जी, अगर ऐसा ही हो तो अगली बार प्रधानमंत्री के खुद ही कैंडिडेट पीके बन जाए और खुद जीत जाए, सब पार्टी सपोर्ट कर दे, वो होने वाला नहीं है। जी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी वहाँ कुछ कर नहीं रही। बसपा और सपा से हमारा मुकाबला होगा। बसपा और सपा से आपका मुकाबला होने जा रहा है। आखिर में हमारे दर्शकों से कोई आप सरकार की तरफ से कोई मैसेज देना चाहें या चुनाव को लेकर कोई मैसेज देना देखिए चाहें? मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जी, आबादी में आप सबके बड़े भाई हैं। आप सही फैसला लीजिए, अफवाहों पे मत जाइएगा। जहां सरकार ही अफवाह फैलाने में लगी हो उससे बचिएगा। और एक अच्छी सरकार के लिए लोकसभा के चुनाव में आपने 73 सीटें दी, विधानसभा के चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी करके दिखाएंगे क्योंकि वो बनारस के सांसद भी हैं। जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, प्राइम न्यूज़ मेरे पास बहुत दिन से ये था कि मैं प्राइम न्यूज़ पर आऊँ, जी, और जब से प्राइम न्यूज़ आया है एक निष्पक्ष खबर और बिना प्रभाव का खबर दिखाने में महारत है, तो मैं प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को भी
बहुत बधाई देता हूँ। मेरे सामने जब भी प्राइम न्यूज़ का कोई रिपोर्टर आता है कैमरा लेकर, मैं पहली बाइट प्राइम न्यूज़ को ही देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए प्राइम न्यूज़।